छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों और आदिल शाही की नींव हिला दी थी। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम उस अनदेखे सच को सामने लाने जा रहे हैं जो वास्तव में उस साम्राज्य के असली जमीन था। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है वो काफी खास है। एकदम सही। हम बात कर रहे हैं मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाड़ द्वारा लिखित जिजाऊ द आर्किटेक्ट ऑफ स्वराज के कुछ बेहद प्रभावशाली अंशों की। और हमारा मिशन आज केवल ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराना नहीं है। हाँ, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक क्रांति को समझना है जिसने एक पूरे के पूरे गुलाम समाज को एक स्वतंत्र राष्ट्र में बदल दिया। सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं राजमाता जिजाबाई आई साहेब की। और श्रोताओं के लिए ये सिर्फ इतिहास के एक पन्ने को पलटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प पीढ़ियों की मानसिक गुलामी को पूरी तरह तोड़ सकता है। और ये विषय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इतिहास को देखने के हमारे नजरिए को ही चुनौती देता है। मतलब आमतौर पे हम क्या मानते हैं? हम यही मानते हैं ना कि साम्राज्यों का निर्माण राजाओं, सेनापतियों और उनकी सैन्य विजयों से होता है। हाँ, अक्सर फोकस उन्हीं पर होता है। बिल्कुल। लेकिन ये अध्ययन हमें दिखाता है कि कोई भी सैन्य विजय तब तक संभव नहीं है जब तक उसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण हो। शिवाजी महाराज का जो स्वराज था वो कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। वो एक बहुत ही सोची समझी और लंबी रणनीति का परिणाम था जिसकी मुख्य सूत्रधार राजमाता जिजाबाई थी। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 17वीं सदी के महाराष्ट्र की अगर हम भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को देखें तो यह वो समय था जब हिंदू राजा अपनी ही मिट्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। जी, बहुत ही दुखद स्थिति थी। बिल्कुल। अपनों का ही खून विदेशी सल्तनतों के लिए बहाया जा रहा था और खुद राजमाता जिजाबाई का परिवार, मतलब उनके पिता लखुजीराव जाधव और उनके पति शाहजी राजे भोसले, दोनों ही किसी न किसी सुल्तान, चाहे वो निजाम शाही हो या आदिल शाही, उसके लिए लड़ रहे थे। वे उनके अधीन थे। हाँ, और अगर हम आज के संदर्भ में सोचें, मतलब एक कॉर्पोरेट दुनिया का उदाहरण लेते हैं, अगर कोई परिवार पीढ़ियों से एक सुरक्षित सरकारी या किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी कर रहा हो तो अचानक बिना किसी बैकअप, बिना किसी फंडिंग के अपना खुद का एक नया सिस्टम या स्टार्टअप शुरू करने का विचार ही कितना डरावना लगता है ना? अरे बहुत डरावना। लोग जल्दी रिस्क नहीं लेते। बिल्कुल। और यहाँ तो दांव पर पैसा नहीं बल्कि पीढ़ियों की जान, उनकी जमीन और उनका अस्तित्व लगा था। ये मानसिक बदलाव कि अब हम चाकरी नहीं करेंगे, ये मनोवैज्ञानिक छलांग बहुत बड़ी थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सदियों पुरानी गुलामी की मानसिकता को तोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। जब 3-4 पीढ़ियों से एक ही तरह का जीवन जिया जा रहा हो तो सेवा करने की कंडीशनिंग इतनी गहरी हो जाती है कि लोग उसी को अपनी नियति मान लेते हैं। हाँ, वो सोच ही नहीं पाते कि कुछ और भी हो सकता है। सही कहा। उस दौर में किसी सल्तनत का सरदार होना, उनकी चाकरी करना ही सफलता का अंतिम पैमाना माना जाता था। मतलब आपको जागीरें मिलती थी, रुतबा मिलता था। लेकिन राजमाता जिजाबाई ने उस पूरी व्यवस्था को ही सिरे से नकार दिया। सच में ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। जब उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की तो उन्होंने कोई बड़ी जागीर नहीं मांगी, किसी सल्तनत में कोई ऊंचा पद नहीं मांगा। उन्होंने सीधा स्वराज मांगा, यानी अपना खुद का शासन। उन्होंने तय किया कि उनका खून अब किसी और के साम्राज्य की ईंट नहीं बनेगा। ये केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। 100%। एक ऐसी दुनिया में जहां हर शक्तिशाली व्यक्ति किसी न किसी के अधीन था, वहां खड़े होकर अपना खुद का राज बनाने की घोषणा करना एक तरह से उस समय के पूरे भू राजनीतिक ढांचे को चुनौती देना था। ये एक ऐसा विचार था जो उस समय के समाज के लिए शायद अकल्पनीय था। लेकिन एक विचार को पनपने के लिए जमीन तो चाहिए, और यहाँ पुणे की जमीन का जिक्र आता है। पुणे का वो शापित दौर। हाँ, उस समय पुणे की स्थिति बेहद भयानक थी। आदिल शाही सरदार मुरार बाजीराव ने पुणे को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। और पता है, वहां गधों से हल चलवाया गया था और एक लोहे की पहाड़ गाड़ दी गई थी, जिसे एक बहुत बड़े श्राप का प्रतीक माना जाता था। हाँ, वो एक तरह का खौफ पैदा करने के लिए था। बिल्कुल। ये घोषणा की गई थी कि जो भी इस जमीन पर बसेगा वो बर्बाद हो जाएगा। जहां लोग केवल बर्बादी और मृत्यु देख रहे थे, वहां जिजाऊ भविष्य देख रही थीं। और फिर उन्होंने पुणे की उस बंजर धरती पर सोने का हल चलवाया।
ये एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, एक शापित और पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी जगह, लोग डरे हुए हैं, चारों तरफ भूखमरी है, अंधविश्वास एकदम चरम पर है। ऐसे में एक बंजर जमीन पर सोने का हल चलाना क्या लोगों को एक दिखावा नहीं लगा होगा? बहुत ही वाजिब सवाल है ये। है ना? क्या उस डरे हुए समाज ने ये नहीं सोचा होगा कि जहां खाने को अनाज नहीं है, वहां सोने का क्या काम? क्या सच में केवल एक सोने का हल चलाने भर से एक टूटे हुए समाज की मानसिकता बदल सकती है? मैं तो यही सोच रही थी। यह एक महत्वपूर्ण सवाल को खड़ा करता है, क्योंकि आज की इस तर्कसंगत दुनिया से देखने पर यह महज एक कर्मकांड या जमीन पर सोना बर्बाद करने जैसा लग सकता है। लेकिन 17वीं सदी के उस समाज के नजरिए से सोचिए जो पूरी तरह से अंधविश्वास और खौफ में जी रहा था। उस समय लोग इन प्रतीकों को बहुत मानते थे। बिल्कुल। रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक अभूतपूर्व मास्टर स्ट्रोक था। आदिल शाही ने गधों का हल और लोहे की पहर गाड़कर जो किया था, वो केवल जमीन को बर्बाद करना नहीं था, वो असल में मनोवैज्ञानिक युद्ध था। मतलब वो लोगों के दिमाग से खेल रहे थे। हाँ, उन्होंने लोगों के मन में डर बोया था। जब कोई समाज लंबे समय तक विनाश देखता है तो उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से मर जाता है। उस टूटे हुए समाज के मन से हार और श्राप की भावना को निकालने के लिए कोरे तर्कों की नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक की आवश्यकता थी। अच्छा, और सोना उसी का प्रतीक था? बिल्कुल। सोना समृद्धि, शुद्धता, देवत्व और एक नए युग की शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक है। यानी वो लोहे के श्राप को सोने की उम्मीद से काट रही थीं। क्या बात है। एकदम सही। जब राजमाता ने उस शापित भूमि पर सोने का हल चलवाया तो वो कोई कृषि का काम नहीं था, वो एक गुलाम राष्ट्र के आत्मविश्वास को जगाने वाली पहली लकीर थी। आप कह सकते हैं कि ये मास कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन तरीका था। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। हाँ, बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने पूरी जनता को एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि डर का समय खत्म हो गया है। जिसने ये श्राप दिया था, मैं उसके श्राप को चुनौती देती हूँ और मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ी हूँ। उस एक घटना ने पुणे के लोगों के मन से मौत का खौफ निकाल दिया और वे वापस अपनी जमीन पर लौटने लगे। तो ये जमीन की नहीं बल्कि लोगों के मन की जुताई थी। बिल्कुल। ये वास्तव में मास साइकोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो जमीन तैयार हो गई, लोग वापस आ गए, लेकिन अब बारी थी उस मन को तैयार करने की जो इस नए स्वराज का नेतृत्व करने वाला था। शिवाजी महाराज का लालन पालन। हाँ, यहीं पर राजमाता जिजाबाई द्वारा शिवाजी महाराज की शिक्षा का जिक्र आता है। हमने अक्सर सुना है कि उन्होंने बचपन में शिवाजी महाराज को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई, लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम सभी ने बचपन में ये महाकाव्य सुने हैं। बिल्कुल सुने हैं। अक्सर ये कहानियां बच्चों को शांत करने, उन्हें सुलाने या सिर्फ एक धार्मिक संस्कार के तौर पर सुनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ अध्ययन से ऐसा लगता है कि उनके लिए ये कहानियां सुलाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए थीं। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन और शायद सबसे कम समझी गई लीडरशिप ट्रेनिंग थी। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है उन कहानियों का डिकोडिंग और उन्हें एक रणनीतिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करने का तरीका। जब राजमाता राम की कहानी सुनाती थी तो असली संदेश केवल एक राक्षस का वध करना नहीं था। अच्छा, तो वो संदेश क्या था? संदेश ये था कि कैसे एक राजकुमार जिसे उसके राज्य से निकाल दिया गया है, जिसके पास कोई नियमित सेना नहीं है, वो जंगलों में जाता है, वहां के वंचित और साधारण लोगों को मतलब वानरों को इकट्ठा करता है, उन्हें प्रशिक्षित करता है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ युद्ध जीत लेता है। अरे वाह, ये तो एक तरह से गुरिल्ला युद्ध और शून्य से सेना खड़ी करने का पूरा मैनुअल था। बिल्कुल। और इसी तरह जब वो महाभारत सुनाती थी तो फोकस सिर्फ तीरों और गदाओं के युद्ध पर नहीं था, बल्कि धर्म यानी अपने कर्तव्य को समझने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने पर था। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा अंतर है। वे एक बच्चे के दिमाग में ये बात डाल रही थीं कि संघर्ष व्यक्तिगत दुश्मनी या सत्ता हथियाने के लिए नहीं होता, बल्कि वो एक व्यापक उद्देश्य, एक सिद्धांत के लिए होता है। एकदम सही। और इसी प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है जो मुझे अंशों में पढ़कर बहुत दिलचस्प लगी, वो है क्रोध का प्रबंधन। अक्सर हम बच्चों को सिखाते हैं कि गुस्सा मत करो, क्रोध एक बहुत ही नकारात्मक भावना है,
लेकिन यहाँ राजमाता जानबूझकर शिवाजी महाराज के भीतर उस क्रोध को जिंदा रख रही थी जो अन्याय को देखकर पैदा होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आसपास हो रहे अत्याचार और अन्याय को देखकर क्रोधित नहीं होते तो इसका सीधा मतलब है कि आपने उस गुलामी को स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल सही बात है। अन्याय के खिलाफ उठने वाला क्रोध ही वो ईंधन है जो किसी भी क्रांति को जन्म देता है। राजमाता जिजाबाई ने उस क्रोध को बुझने नहीं दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने उसे एक अंधी और विनाशकारी आग भी नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे दिशा दी। उन्होंने उस क्रोध को एक नियंत्रित ऊर्जा में बदल दिया, स्वराज के निर्माण की ऊर्जा में। और इसी का परिणाम हमें तब देखने को मिलता है जब महज 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर मंदिर में अपने साथियों के साथ अपनी उंगली काटकर भगवान शिव के सामने स्वराज की शपथ ली। ये बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। 16 साल का एक लड़का एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर रहा है। इतिहास की किताबों में अक्सर सिर्फ वो 16 साल का युवा योद्धा दिखता है, लेकिन उस शपथ के पीछे एक माँ के 16 साल के संस्कार और राजनीतिक प्रशिक्षण खड़े थे। बिल्कुल, कोई भी किशोर अचानक से एक स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकता। हाँ, जब तक कि उसके अवचेतन में, मतलब सबकॉन्शियस में, बचपन से वो बीज न बोया गया हो। और उस प्रशिक्षण का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू था शासन की परिभाषा बदलना। राजमाता ने सिखाया था कि राजा वो नहीं होता जो लोगों पर राज करे या उनकी कमाई पर ऐश करे। राजा वो है जो लोगों की रक्षा करे। यानी शासक और रक्षक के बीच का अंतर। हाँ, ये शासक और रक्षक के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर था। ये सीधे तौर पर उस समय के सुल्तानों और बादशाहों की कार्यशैली पर एक वैचारिक प्रहार था जो जनता को केवल कर देने वाली वस्तु समझते थे, टैक्स वसूलने का जरिया। बस बिल्कुल। यही वो दर्शन था जिसने आगे चलकर मराठा साम्राज्य को बाकी सभी साम्राज्यों से अलग बनाया। जनता ने इस स्वराज को अपना माना क्योंकि उन्हें एक ऐसा नेता मिला जो उन पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए ढाल बनने के लिए तैयार किया गया था। अब यहाँ से ये चर्चा इतिहास के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मतलब हम महान योद्धाओं या राजाओं के जीवन में उनकी माताओं को केवल एक प्रेरणा या बचपन की मार्गदर्शक तक सीमित कर देते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है ज्यादातर। ऐसा लगता है कि जैसे ही बेटा बड़ा हुआ, राजा बना, तो माँ का काम खत्म हो गया और वो पृष्ठभूमि में चली गई। लेकिन राजमाता जिजाबाई के मामले में ये धारणा पूरी तरह से टूट जाती है। वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो स्वराज की पहली रणनीतिकार थी और एक अत्यंत सक्रिय राजनेता थी। बिल्कुल सही। रणनीतिकार होने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो भू राजनीति को समझता हो, जो संकट के समय राज्य को बिखरने से बचा सके। जब एक नया साम्राज्य बन रहा होता है तो वो बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है। हाँ, उसकी जड़ें कमजोर होती हैं। उसकी सारी उम्मीदें, उसकी पूरी सत्ता उसके नेता के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। और इस नवजात स्वराज के सामने सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब की कैद में थे। उस आगरा संकट की परिदृश्य की कल्पना कीजिए। नवजात स्वराज का मुख्य स्तंभ, उनका राजा, दुश्मन की मांद में कैद है। ये वो समय होता है जब बड़े बड़े और पुराने साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। बिल्कुल बिखर जाते हैं। सेनापतियों में फूट पड़ जाती है, महत्वाकांक्षाएं जाग उठती हैं और दुश्मन चारों तरफ से हमला कर देते हैं। एक तरफ उत्तर में औरंगजेब, दक्षिण में आदिल शाही और तटों पर जंजीरा के सिद्दी। ऐसे में जब राजा अनुपस्थित है तो राज्य का क्या होगा? लेकिन उस समय, उस भयंकर शून्य के बीच पूरे स्वराज की कमान राजमाता जिजाबाई आई साहिब ने संभाली। और ये उनके राजनीतिक कौशल का सबसे बड़ा और प्रामाणिक परीक्षण था। लगभग 60 साल की उम्र में जब उनके अपने बेटे की जान दांव पर लगी थी, उन्होंने अपनी मातृत्व की भावनाओं को राज्य की रणनीतियों पर हावी नहीं होने दिया। ये बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए। मुश्किल। राजा की अनुपस्थिति में मराठा सरदारों को एकजुट रखना कोई मामूली काम नहीं था। वे सभी महत्वाकांक्षी थे। वे आसानी से मुगलों या आदिलशाही की तरफ जा सकते थे जहां उन्हें बड़ी जागीरें मिल रही थीं। लेकिन राजमाता ने अपने सख्त प्रशासन और अचूक कूटनीति से उस पूरे ढांचे को बांध कर रखा। उन्होंने टूटने नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने न केवल आंतरिक विद्रोह को रोका, बल्कि बाहरी दुश्मनों को भी खाड़ी में रखा। ये सोचना ही अद्भुत है कि 60 साल की उम्र में एक महिला, जिसे दुनिया शायद सिर्फ एक माँ के रूप में देख रही थी, वो असल में एक पूरे राष्ट्र की क्राइसिस मैनेजर बनी हुई थी। ये साबित करता है कि स्वराज का विजन,
जितना शिवाजी महाराज का था उससे कहीं अधिक वो जीजाओं की राजनीतिक और प्रशासनिक समझ का परिणाम था। और दुश्मन भी ये बात अच्छी तरह जानते थे। बिल्कुल। दुश्मनों का उस 60 वर्षीय महिला से खौफ खाना ये साबित करता है कि वे जानते थे कि स्वराज केवल शिवाजी के दम पर नहीं चल रहा है। जब तक राजमाता सत्ता के केंद्र में हैं, उनके रहते मराठा सरदारों को तोड़ना या स्वराज पर कब्जा करना असंभव है। असंभव। उन्होंने केवल एक विचार को जन्म ही नहीं दिया, बल्कि जब वो विचार अपने सबसे बड़े खतरे में था, तब उन्होंने खुद आगे आकर ढाल बनकर उसकी रक्षा की। एक वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट केवल इमारत का नक्शा नहीं बनाता। हाँ, वो ये भी सुनिश्चित करता है कि इमारत मजबूत रहे। बिल्कुल, वो सुनिश्चित करता है कि जब तूफान आए तो वो इमारत अपनी नींव पर मजबूती से खड़ी रहे। आगरा के संकट के दौरान राजमाता ने स्वराज के आर्किटेक्ट होने की यही भूमिका निभाई। सच में ये एक अविश्वसनीय यात्रा है। एक संकल्प जो एक शापित जमीन से शुरू हुआ और आगरा के दरबार तक की चुनौतियों को पार कर गया। और अब हम इस ऐतिहासिक यात्रा के सबसे भावुक, सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे काव्यात्मक मोड़ पर आते हैं। 6 जून 1674। हाँ, 6 जून 1674, रायगढ़ का किला। वह दिन जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। वो दिन केवल एक राजा के सिंहासन पर बैठने का दिन नहीं था, वो एक माँ के 30 साल के लंबे तप की पूर्णता थी। 30 साल। 30 साल बहुत लंबा समय होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा सपना जो तब देखा गया था जब कोई संसाधन नहीं थे, कोई अपनी सेना नहीं थी, केवल चारों तरफ निराशा और सदियों की मानसिक गुलामी थी। उस बीज को बोना, उसे सींचना, तूफानों से बचाना और अंततः उस सपने को हकीकत में बदलते देखना, ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। अपने बेटे को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के शासक के रूप में देखना, जिसने अपने लोगों को विदेशी शासकों की गुलामी से मुक्त करा लिया हो, ये शायद किसी भी इंसान के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन नियति का खेल देखिए। उस राज्याभिषेक के मात्र 12 दिन बाद 17 जून 1674 को राजमाता जीजाबाई ने संसार को छोड़ दिया। ये तथ्य अपने आप में इतना गहरा है कि सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, बहुत भावुक कर देने वाला पल है ये। ऐसा लगता है जैसे उनका इस दुनिया में आने का एकमात्र उद्देश्य ही उस स्वराज की स्थापना करना था, और जैसे ही वो अंतिम लक्ष्य पूरा हुआ, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र की सांस लेकर हमेशा के लिए विदा हो गई। लेखक ने इस पूरी जीवन यात्रा को एक बहुत ही सटीक और खूबसूरत विचार में समेटा है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज की तलवार थे, तो राजमाता जीजाबाई आई साहिब उस तलवार की धार थी। और ये उपमा ये पूरी कहानी का सार है। मतलब एक तलवार कितनी भी भारी हो, कितनी भी मजबूत धातु की बनी हो, अगर उसमें धार नहीं है तो वो बस लोहे का एक टुकड़ा है ना? हाँ, वो किसी काम की नहीं। वो कोई युद्ध नहीं जीत सकती। वो धार ही है जो उस धातु को एक अजेय हथियार बनाती है, जो उसे दिशा, उद्देश्य और प्रभाव देती है। राजमाता ने न केवल शिवाजी महाराज को जन्म दिया, बल्कि उनके चरित्र, उनके दृष्टिकोण, उनके न्यायबोध और उनके अटूट संकल्प को वो धार दी जिसने पूरे भारतीय इतिहास का रुख पलट कर रख दिया। सही बात है। उन्होंने केवल एक राजा को जन्म नहीं दिया था, उन्होंने गुलामी के बोझ तले दबे एक पूरे राष्ट्र को उसका खोया हुआ स्वाभिमान लौटाया था। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि उन इंसानी जज्बों की कहानी है जो असंभव को संभव बनाते हैं। और इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वो विचारोत्तेजक सवाल क्या है? श्रोताओं के लिए ये कल्पना करना दिलचस्प होगा कि जिस सपने को साकार करने में एक माँ ने अपने जीवन के पूरे 30 साल लगा दिए, एक एक ईंट जोड़कर एक नया राष्ट्र बनाया, उस सपने के अपनी मंजिल तक पहुंचने के ठीक 12 दिन बाद वो दुनिया से विदा हो गई। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी साम्राज्य की नींव रखने वाला मुख्य रणनीतिकार, वो असली आर्किटेक्ट अचानक चला जाता है, तो उस नवजात साम्राज्य ने अपने उस मूल विजन और उस भावनात्मक गहराई को बिना अपनी सबसे बड़ी मार्गदर्शक के कैसे सहेजा होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जब वो धार देने वाली शक्ति नहीं रही, तो क्या स्वराज की वो धार उनके जाने के बाद भी वैसी ही बनी रही? एक राष्ट्र उस शून्य को कैसे भरता है जो उसके रचयिता के जाने से पैदा होता है, खासकर तब जब वो राष्ट्र अभी अभी स्वतंत्र हुआ हो?
ये वास्तव में संस्था निर्माण और विरासत को आगे बढ़ाने की उस सबसे बड़ी चुनौती को दर्शाता है जिसका सामना हर बड़े विजन को करना पड़ता है जब उसका संस्थापक चला जाता है। मतलब क्या आने वाली पीढ़ियां उस विजन की पवित्रता को बनाए रख पाती हैं? यह सत्ता का मूल उद्देश्य समय के साथ धुंधला पड़ जाता है? बिल्कुल। ये सवाल केवल इतिहास का नहीं, बल्कि हर उस व्यवस्था का है जो किसी एक व्यक्ति के महान विजन पर खड़ी होती है। और ये हमें वापस उसी बात की याद दिलाता है, जब भी हम इतिहास की किसी भव्य इमारत को देखें, तो केवल उसके गुंबद और उसकी ऊंचाई को देखकर ही न रुक जाएं। हाँ, असली ताकत तो नींव में होती है। बिल्कुल। उसकी असली ताकत और उसकी सबसे रोमांचक कहानी हमेशा जमीन के नीचे छिपी उस नींव में होती है, जिसे किसी ने अपने अटूट संकल्प से गढ़ा था। इतिहास केवल युद्ध के मैदानों में नहीं लिखा जाता, वो उन शांत कमरों में लिखा जाता है जहां एक माँ अपने बच्चे को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।